सबसे पहले सर हमारा काम जो होगा मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इन्होंने लिखा है। अभी देखो सबसे पहले क्या था, मैनेजर शुड बी पार्टिसिपेट इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में मैनेजर जो है प्लानिंग प्रोसेस में सबसे पहले अपने को पार्टिसिपेट्स करते हैं। उनको लगता है कि जितने मैनेजर्स ऑब्जेक्टिव के साथ जुड़े होंगे या मैनेजमेंट में जुड़े होंगे उतना फायदा कंपनीज को होगा। उन्होंने लिखा इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द इम्प्लीमेंटेबिलिटी ऑफ द प्लान। हमने अपने प्लान को कैसे लागू करना है, जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव लिखे हैं मैनेजर्स इसके साथ इन्वॉल्व होते हैं, तो ये जरूरी है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में। सेकंड लिखा उन्हें इम्प्लीमेंट राइट रेंज ऑफ परफॉर्मेंस सिस्टम। हमारी कंपनी में कहता है परफॉर्मेंस सिस्टम को लागू किया जाए, तो मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव ये भी बोलती है, क्योंकि जब परफॉर्मेंस को मेजर किया जाएगा तो हम कहता ऑब्जेक्टिव को इजिली बेस पे अचीव कर लेंगे। अगर एक झुंड बना के काम करवाएंगे तो कभी काम नहीं होने वाला। सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट की जाए, फिर उनकी परफॉर्मेंस को मेजर भी किया जाए भी किस लेवल पे कितना वेस्टेज ज़्यादा हो रहा है, किस लेवल पे वेस्टेज कम हो रहा है, तो उनका फायदा हमें हो सकता है। मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले जरूरत है कि ऑब्जेक्टिव सेट करना। कोई भी कंपनी विदाउट ऑब्जेक्टिव कभी भी आगे नहीं बढ़ेगी। ऑब्जेक्टिव्स होंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। मैनेजर्स का काम ही यही होता है, डेली रूटीन बेस पे बनते हैं, क्योंकि जो कंपनी ने अपना ऑब्जेक्टिव सेट किया मुझे एक साल में इतना प्रॉफिट कमाना है, वो तो करेंगे, कमाएंगे प्रॉफिट उससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं। लेकिन मैनेजर्स जो हैं डेली बेस पे उनको ऑब्जेक्टिव सेटअप करने पड़ते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे हुए 5 बंदों से आज काम करवाया, हो सकता है कल को एक बंदा ना आए, तो 4 से कैसे सेट करना है। या फिर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ गई प्रोडक्शन में, तो उसको कैसे सेटअप करना है, किस बंदे को किसके साथ जोड़ना है, ये सारे ऑब्जेक्टिव मैनेजर्स को ही करने होते हैं। एक तो उनको लीडर्स भी बनना होता है, ट्रांसफॉर्मेशनल भी बनना होता है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन अप लेवल से आएगी वो आगे सबको बतानी भी है। या फिर इनफॉर्मल ग्रुप में भी उसको काम करना पड़ता है, क्योंकि जो पर्सन्स काम कर रहे होते हैं उनके साथ जुड़ के काम करने की जरूरत पड़ती है। हम किसी को भी इग्नोर नहीं कर पाते। तो हर एग्जाम में मीन्स हमें अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को अप्लाई करके सीखना होता है। भी इंडिविजुअल पर्सन के बिहेवियर को एक्सेस करना, जैसे हम बोल सकते हैं, बिहेवियर भी जो एक्सेस किया जाता है मैनेजमेंट में। इसके करेक्टरिस्टिक उन्होंने बताया। सबसे पहले इट इम्पैसेस पार्टिसिपेशन सेटिंग गोल्स डेट आर टेंजिबल, वेरिफिकेशनल और मेजरेबल। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव हमेशा कहता है सेटअप कर दिया कि उन उद्देश्य को लेके आएगी जिनको हम छू भी सकते हैं, जिनको हम लिख भी सकते हैं, जो हमेशा रियल होते हैं, हाँ एक्चुअल में वो काम हुआ। ऐसे कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है बिना बात पे बोल दी भी, जिनको हम कभी मानेंगे नहीं भी, हम ऐसा कुछ कर देंगे, वो ऑब्जेक्टिव कभी नहीं लेके आते। इट फोकस अटेंशन टू व्हाट वी मस्ट कंप्लीट रेदर देन दी हाउ इट। ये हमेशा देखते हैं भी गोल होंगे तो कैसे, गोल होंगे ये इनको हमने कंप्लीट करना है, ये नहीं देखेंगे भी इनको कैसे कंप्लीट करना है। गोल बना दिए जाएंगे, उद्देश्य बना दिए जाएंगे, ये चीज़ें कैसे कंप्लीट करनी है वो बाद में सोचते हैं। जो मैनेजर आएगा वो उसको काम कैसे करवाना है वो देखेगा। लेकिन मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव पहले गोल सेटअप कर देती है एज पर अपनी परफॉर्मेंस। ये नहीं कि उन्होंने कागज पे लिख दिया कि मुझे ये काम करना है, अपने रिसोर्सेज को मेजर करके। रिसोर्सेज क्या देखते हैं वो, उनके पास सबसे पहले वो देखते हैं कैपिटल, भी एक्चुअल में उतना पैसा है क्या वो काम करवा पाएंगे या नहीं करवा। दूसरे में देखते हैं कि उनके पास लेबर कितनी है, क्योंकि पैसे और लेबर के बिना कभी काम नहीं होगा। थर्ड होता है लैंड, क्या वो जगह है हमारे पास भी हम बोलेंगे वहां पे बैठ के हम बिजनेस कर लेंगे। जैसे पीछे ऐसा कोई बिजनेस आपको पता है। उसके बाद अभी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव कंसल्टिंग बाय द की रिजल्ट्स एरिया ट्रांसलेट द ऑब्जेक्ट फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट इनटू कोर। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या करती है, कहता है जो गोल हमने बनाए हैं उनको की एरियाज में कैसे डेवलप करें। की एरिया क्या होता है, उनको पता होता है किस किस एरिया में किस किस बंदे को रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करना है। मीन्स हर एक बंदे को उसकी स्किल्स के अकॉर्डिंग या फिर उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग काम सेटअप कर देना। तो ऑब्जेक्टिव जो बनाए होंगे वो इजीली बेस पे सेट हो जाते हैं। उनको पता है कि ऑब्जेक्टिव इन बंदों से हम कंप्लीट करवा सकते हैं। हर एक कंपनी में जैसे कोई सेल लेवल में रखा है या कोई एचआर डिपार्टमेंट रखा है, उनकी पोजीशन सेटअप की गई होती है। हर एक बंदे को एक जैसा काम नहीं दिया गया था, आप ये काम कीजिए, आप ये काम कीजिए। तो उनको बहुत पता होता है कि ये बंदे को नॉलेज है तो मैं उससे यही काम करवाऊंगा। तो ऑब्जेक्टिव जो इजीली बेस पे अचीव वो करवा लेते हैं। MBO is a systematic and rational technique that allow management to attain maximum result from the available resources focusing the achievable goal। MBO एक ऐसी टेक्निक है, कहता है उनको पता होगा जो उनके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनसे बेटर रिजल्ट लेके आना, वो काम MBO करवा सकते हैं। क्योंकि उनको पता होती है मेरे पास कोई भी चीज़ें हैं उनसे मैं किसका फ़ायदा करके बेटर उनसे आंसर ले सकता हूँ। मैं बोलूँ मेरे पास आज लेबर कम है, मैं लेबर से ज़्यादा काम नहीं करवा पाऊँगा, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। कई बार ऐसे कंपनी ने टारगेट रखा है भी आज हम रोज डेली 100 पीस बना रहे हैं, अगले दिन मान लो लेबर कम होगी, 4-5 बंदे कम हो गए, आप बोलोगे भी आज 100 नहीं आज 90 बनेंगे। लेकिन मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव बोलती है कि आप 90 से ही जो बनाने हैं तो जिससे मर्जी करो, हमें तो टारगेट कंप्लीट चाहिए। तो उसी को बोलते हैं भी हम कैसे उनको यूज़ कर रहे हैं। कई बार पर्सन को हम यूज़ करने के लिए क्या बोलते हैं भी आज हम आपको ओवर टाइम दे देंगे, अगर एक्स्ट्रा काम करोगे तो आपको सैलरी में इंक्रीमेंट बेटर दिलवाऊंगा। तो वो कुछ ना कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जहाँ पे उन्होंने बोला होता है कि उसका फायदा हम ऐसे ले सकते हैं। फिर है प्रोसेस ऑफ MBO, इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या होता है उसका प्रोसेस हमें साथ में दिखाना होता है। सबसे पहला पॉइंट है डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स।
एमबीओ में सबसे पहले क्या होंगे, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को डिफाइन किया जाएगा। अगर कोई कंपनी लगी है तो अपने गोल को पहले सेटअप करेगी। सेकंड में डिफाइनिंग एम्प्लॉय ऑब्जेक्टिव, एम्प्लॉय भी जो कंपनी में आएंगे उनके ऑब्जेक्टिव को भी डिफाइन किया जाएगा, क्योंकि जब इंटरव्यू होता है तो सबसे पहले आपको ये क्वेश्चनिंग की जाती है, कंपनी में आए हो, क्यों आए हो, किस बेस पे आए हो, पिछली कंपनी लीव करके आए हो तो किस बेस पे लीव करके आए हो। तो सेकंड पॉइंट में आपके ऑब्जेक्टिव भी सेटअप किए जाते हैं, क्योंकि जो इंटरव्यू होते हैं वो किस काम के लिए होते हैं, कंपनी में जो हम मैनेजर्स लेवल्स पे पोस्ट मान लीजिए, या फिर जो हम जिस डिपार्टमेंट में हम परफेक्ट हैं, हमें पता है मुझे इस चीज़ की नॉलेज है, उस जॉब के लिए इंटरव्यू होते हैं। नॉर्मली कभी देखा है कभी लेबर लेवल में जॉब करनी हो तो कोई इंटरव्यू हो, कभी नहीं होता। उनको बोला लेबर में काम करना है, चलो भैया आ जाओ, कोई नहीं काम कर लो, तो काम रख लेते हैं। उनको पता होता है उनको हमने काम करवाना है। लेकिन जब हमें किसी फील्ड में काम आता है तो हम फील्ड के लिए हम इंटरव्यू होते ज़रूर हैं, तो आपके ऑब्जेक्टिव वहाँ पे रिटर्न साथ में किए जाते हैं। थर्ड है कंटिन्यू मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस। फिर क्या होगा, जो पर्सन आपके साथ जुड़ गए हैं उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करना और कंटिन्यू मॉनिटर करते रहना कि वो काम कर रहे हैं, एक्चुअल में कर रहे हैं या सही नहीं कर रहे हैं, तो वो चीज़ें चेक करना। फोर्थ है परफॉर्मेंस इवेल्यूशन एंड रिव्यू, जितना आपने काम किया होगा उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना, रिव्यू करना। कोई भी कंपनी में सुपरवाइजर लगा है, कोई मैनेजर लगा है, या कोई लीडर बना हुआ है, या फिर ऑपरेटर्स बने हुए हैं, उनको नंबरिंग सिस्टम में परफॉर्मेंस मिलते हैं या फिर ग्रेड्स वगैरह देते हैं। कभी भी कोई ऐसा टाइम आया जिस टाइम पे कहता है कि इस बंदे को आगे प्रमोट करना है, जो कुछ भी करना है उनको फ़ायदा वो दे सकते हैं, तो वो परफॉर्मेंस को रिव्यू करते हैं। उनके मोस्टली कंपनी में क्या होता है, उनको ग्रेडिंग सिस्टम देते हैं। ग्रेडिंग सिस्टम में A B C D बहुत सारे एम्प्लॉयज में दिया होता है। उनका जब इंक्रीमेंट होता है साल बाद, तो उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग इंक्रीमेंट होता है। बहुत सारी कंपनी में होता है ना कि उसका हम बोलते हैं यार उसकी तो 1000 रुपये सैलरी बढ़ गई, मेरी 800 बढ़ी। जो कोई बंदा ऐसा भी होता है यार मेरी तो 500 ही बढ़ी है, तो वो रीज़न होता है कि हमारी परफॉर्मेंस जैसे काम करने की, जैसे सुपरवाइजर ने हमें आगे हमारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, उसके अकॉर्डिंग हमें सैलरी बढ़ जाती है। या फिर कंपनी में कितनी हमने साल में छुट्टियाँ की, वो भी परफॉर्मेंस मेजर ही की जाती है। बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, एक महीने में उनका पक्का ही रूल होता है 4 तो संडे हैं वो करने ही करने हैं, उसके बाद 4 महीने खुद भी छुट्टियां मारनी है, क्योंकि मेरे तो नहीं सरता ऐसी छुट्टियों के बिना, तो वो काम भी परफॉर्मेंस में आ जाते हैं। उसके बाद है प्रोवाइडिंग फीडबैक। प्रोवाइडिंग फीडबैक में क्या होता है कि जो आपने काम किया है, जहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स आई हो, फीडबैक भी लेना जरूरी है, क्योंकि जब किसी बंदे के ऑब्जेक्टिव सेटअप किए गए, आपके भी ऑब्जेक्टिव से काम करवाया गया, आपकी परफॉर्मेंस उसे किया गया, बाद में आपकी फीडबैक भी ली जाती है। जो आपने काम किया भी आपको लगता है भी आप संतुष्ट हैं या नहीं है, कहीं पे कोई चेंजेस की जरूरत है, उन चीज़ों को फीडबैक मीन्स उनको रिकॉर्ड करना, जो काम किया गया उस चीज़ को। परफॉर्मेंस अप्राइजल, जो बंदे आए मीन बेस्ट निकल के आएंगे उनकी परफॉर्मेंस को अप्राइजल करना, उनको बेस्ट रिवॉर्ड देना। जो डाउन हुए हैं उनको पनिशमेंट देना। पनिशमेंट देना मतलब ये नहीं कि बाहर बुला के मुर्गे बना देना, ऐसा कुछ नहीं, वो तो स्कूल टाइम में चलता था। पनिशमेंट देना कि उनको बोला जाता कि आज आपको ओवर टाइम करके जाना पड़ेगा, क्योंकि कभी ऐसा भी होता है बहुत सारी कंपनी में, आपको आज ओवर टाइम नहीं मिलेगा, भी आज का आपका काम कंप्लीट नहीं, आपने वेस्टेज ज़्यादा किया तो 1 घंटा ज़्यादा काम करके जाना पड़ेगा, तो ऐसी कंडीशन भी आ जाती है। काम हमारा कंप्लीट हुआ नहीं, प्राइवेट जॉब करोगे तो कई बार ऐसे बोलते हैं भी 6 बजे की छुट्टी, आज 6:30 बजे जाना घर, ये कंप्लीट करके जाओ। वहाँ पे पनिशमेंट ही होती है एक तरह की। उनको लगता है कि आपको जो जॉब दी गई, आपके ऑब्जेक्टिव भी सेटअप किए गए, जितना आपने रिक्वायरमेंट था आपको वो फैसिलिटीज भी देगी, फिर भी काम कंप्लीट नहीं हुआ, तो रीजंस क्या होते हैं उसके पीछे, कुछ भी रीजन हो सकते हैं। तो आपने आइडल टाइम ज़्यादा किया। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव की ये प्रोसेस है, पहले ऑब्जेक्टिव सेट करो, एम्प्लॉयज़ के ऑब्जेक्टिव भी देखो, फिर काम को मॉनिटर करो, परफॉर्मेंस सिस्टम में लेके आओ, फीडबैक लो, और लास्ट में जाके जजमेंट करो किसको फ़ायदा देना और किसको पनिशमेंट देनी है। ये परफॉर्मेंस बाय मैनेजमेंट की ऑब्जेक्टिव सॉरी प्रोसेस है। इसको करने से हमें कहता है हमें फ़ायदे क्या होते हैं, इनके क्रैक्चर के लिखे हैं जब उनके बेनिफिट। सबसे पहले क्या, क्लियर गोल्स। एमबीओ से क्या गोल्स हमें बिल्कुल क्लियर निकल के आते हैं, हमें पता होता है क्या अचीव करना और कैसे अचीव करना है। दूसरा, बेटर प्लानिंग। एमबीओ में क्या हम प्लानिंग भी बेटर कर लेते हैं, मुझे काम करने के पहले ही पता होता है किन किन लोगों को रखना है, किन को नहीं रखना, उन चीज़ों को हम पहले ही समझ लेते हैं। थर्ड है हमारे पास फैसिलिटीज़ कंट्रोल्स। जितनी हमारे पास फैसिलिटीज़ होती हैं उनके ऊपर कंट्रोल होता है। हम अपनी फैसिलिटीज़ को ख़त्म नहीं होने देते हैं। मैं बोलूँ कि मेरे पास इतना पैसा है तो मैं उसको प्रॉपर कैसे यूज़ करना है वो मैं पहले देख लूँगा। मैं ये नहीं देखूंगा भी इसको कहीं भी लगा दूँ, मेरे को फ़ायदा निकल के आएगा, हम उसको पहले सेटअप करेंगे। ऑब्जेक्टिव अप्राइजल्स, जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे उनकी अप्राइजल भी की जाती है, मीन्स उनकी प्रशंसा भी साथ में की जाती है, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव अचीव कराने हैं तो प्रशंसा करनी जरूरी है। कंपनीज बोनस वगैरह क्यों देते हैं, बोनस देने का रीज़न क्या होता है कंपनीज के पीछे, यही होता है कि ताकि जो हमारे साथ पर्सन जुड़े हुए हैं, ऑब्जेक्टिव हमारे कंप्लीट हो रहे हैं, कंपनीज को जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको बेनिफिट देना। जैसा कई बार ऐसे होता है किसी पर्सन को जो हाई लेवल पोस्ट होते हैं, वैसे मोस्टली तो होता है इनके लिए होता है, कोई प्रोग्राम ऐसा है या कोई फंक्शन पार्टीज वगैरह है तो पार्टीज वगैरह करनी। कई बार स्टाफ की पार्टी तो जैसे हर महीने ही कर देते हैं, बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जितना पूरी ऑल ओवर कंपनी होती है उनको साल में 1 बार पार्टी करवानी,
कहीं पे ऐसी जगह ले जाना घुमाने फिराने, या फिर किसी पैलेस बुक कर लेना, वहाँ पे पार्टी वगैरह करनी, सभी को उसमें चांस देना भी, उसमें फिर कोई ना कोई रोल कोई आप प्ले कीजिए, या कोई अपनी तरफ से कुछ अलग करके दिखाना चाहते हैं करके दिखाइए, कुछ ना कुछ टॉपिक रख देना या फिर कंपटीशन रख देना, उसमें सभी लोगों को आगे ले आया जाता है। तो वो देखते हैं कौन बंदा कैसे किस तरह से काम कर रहा है, वो अप्राइजल सिस्टम में आ जाता है। बेटर मोरल, बेटर मोरल का मतलब होता है कि हम हर एक बंदे को रोल अदा करना सिखाते हैं, हर एक बंदे को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। जो बंदा बेटर होगा उसको दिखाएंगे स्टेज पे बुला के, उसको इनाम वगैरह जैसे दे देना भी, साल बाद तो नहीं होता, वैसे मंथली बेस पे देख लेते हैं, हर एक बंदे की परफॉर्मेंस को दिखाते हैं। 1 महीने बाद बोले ये बंदा बेटर है, इसको हम क्या बना रहे हैं, ऑपरेटर बना दे रहे हैं। जैसे जैसे किस बंदे, हर एक बंदे को चांस मिलता है कि ऑपरेटर बनने का कंपनी में, तभी एक बार जिसको ऑपरेटर बना दिया वो बना ही रहेगा। अगर उसकी परफॉर्मेंस उससे ज़्यादा कोई बेटर कर रहा है तो उसको हम आगे लेके आ जाते हैं। रिजल्ट ओरिएंटेड फिलोसफी, हमेशा जो एमबीओ काम करती है वो रिजल्ट पर डील करती है। वो ये नहीं सोचेंगे कि काम कैसे होगा, उनको पता है कि अगर रूल बनाए हैं तो काम तो हो जाएगा, पहले रूल जो है बेटर होने चाहिए, वो आपके अपने रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग। रिजल्ट्स को हमेशा देखेंगे, हमें रिजल्ट्स चाहिए, रिजल्ट्स में काम मिलते हैं। लिमिटेशन है, जहाँ पे कुछ फायदे हैं वहाँ पे कुछ उसके नुकसान भी हैं। सबसे पहले प्रेशर ओरिएंटेड, जब एमबीओ का ऑब्जेक्टिव सेटअप करती है तो प्रेशर हमेशा होता है, क्योंकि जो बंदे कंपनी में काम कर रहे होंगे उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड की होती हैं, तो उनके ऊपर प्रेशर भी होता है, भी हमें आज इतना काम चाहिए तो चाहिए, नहीं तो आप ओवर टाइम कीजिए, ओवर टाइम में आपको पेमेंट नहीं मिलने वाली। सेकंड, टाइम कंज्यूमिंग, जब भी एमबीओ काम करती है कोई ऑब्जेक्टिव, कई बार ऐसा भी निकल जाता है कि टाइम ज़्यादा लग जाता है, टाइम हमारा कंज्यूम हो सके। कोई काम हम सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे ट्रिक बेस से भी कर सकते हैं, लेकिन हम कंपनी बोला था भी इसी बेस में काम करना है, तो वो टाइम कंज्यूम हो जाएगा। इंक्रीज पेपर वर्क, पेपर वर्क भी हमारा बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जब कोई भी मैनेजमेंट काम करेगी तो रिजल्ट बेट पे काम करती है, तो हर एक काम को रिकॉर्ड करना पड़ता है, उसकी रिपोर्ट्स बनानी पड़ती हैं, तो पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता है। गोल सेटिंग प्रॉब्लम, कई बार गोल सेटिंग करने में भी प्रॉब्लम आ जाती है। कंपनी के पास गोल सेटअप करने के लिए उनके रिसोर्सेज प्रॉपर नहीं होती। मान लो न्यू कंपनी लगी है, पैसा तो है लेकिन लेबर नहीं है, क्योंकि नई लेबर कई बार नई कंपनी में जाना पसंद नहीं करती। अगर लेबर है तो उनके पास उतनी जगह नहीं है जहाँ पे मशीन सेटअप की जाए, तो ये प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं, तो गोल सेटअप नहीं हो पाते हैं, ये प्रॉब्लम्स कई बार निकल आती हैं। फिर है ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम, ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम का कई बार क्या था, कंपनी अपने काम करने के तरीकों में फेल हो जाती है, उनकी फेल होगी, वेस्टेज ज़्यादा निकल के आ जाती है, आइडल टाइम ज़्यादा निकल के आते हैं, या फिर लेबर टर्नओवर बहुत ज़्यादा निकल। लेबर टर्नओवर समझते हो क्या आता है? बहुत सारे एम्प्लॉइज होते हैं भी, एक कंपनी में लगे 2-3 महीने बाद छोड़े दूसरी कंपनी में, 2-3 महीने बाद छोड़े तीसरी कंपनी में, जब रिज्यूम बना दो उसमें भी लिख देंगे 3-3 महीने मैंने काम किए। जब किसी नई कंपनी में जाते हैं वो फिर रखते नहीं है, उनको होता है भी यार 3-3 महीने बाद कंपनी छोड़ रहा है, तो ये लेबर टर्नओवर का ही काम आता है। तो बहुत सारी कंपनी में प्रॉब्लम निकल के आते हैं, क्योंकि उनका अपना ही मैनेजमेंट बेटर नहीं होता, तो ये भी रिड्यूस होनी चाहिए लेबर टर्नओवर भी। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस। इस नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस का मतलब होता है कि मैनेजमेंट को बिल्कुल साइड में रख के चलना। हम बोलते हैं कि जो हमें प्रॉब्लम्स आई हैं उनको दूर करना। एग्जाम्पल इन पॉइंट में लिखा हुआ है, all organization can use management by exceptions when routine work result in acceptable performance, no management attention is required। मैनेजमेंट की अटेंशन की जब रिक्वायरमेंट नहीं होती, हमें लगता है कि हमारा काम जो है परफॉर्मेंस बेस पे कंप्लीट हो जाएगा, तब हम उसको बोलते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस। मीन मैनेजमेंट अपना रूल्स एंड रेगुलेशन डेली बेस पे नहीं लगा सकी, जो एम्प्लॉइज थे वो परफॉर्मेंस को अपना काम में दे गए, अपना रिजल्ट दे गए, हमारे जो ऑब्जेक्टिव हो अचीव हो जा रहे हैं, तो मैनेजमेंट में अपने रूल बनाए ही नहीं, इनफॉर्मल ग्रुप में काम हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस। फिर है हमारे पास स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट। कंपनी में जो मैनेजमेंट होती है वो किस किस स्टाइल में हो जाती है, 3-4 पॉइंट बताएंगे उन्होंने। सबसे पहली मैनेजमेंट है अमेरिकन स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट। अमेरिकन स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ए इंडिविजुअल इन अप्रोच। इसमें क्या था, सोच को दिखाया गया भी, हम अपने पहुंच को दिखाते हैं, भी हम सिंगल पर्सन को दिखाते हैं। अमेरिकन स्टाइल मैनेजमेंट में ये बोलती है कि आप अपनी कंपनी में as so for managers are accountable for decisions made within their area of responsibility, although important divisions are discussed in upper form, ultimate responsible for consequences and decision lies between the boss and every other supporter will finish। कहता है हर एक इंडिविजुअल को इसमें फायदा दिया, मीन्स पूछा जाता है मोस्टली, जैसे लोग बोलते हैं कि बाहर की कंट्रीज में जाना है वहाँ पे फायदा ज़्यादा है, वहाँ पे फायदा क्या है, हर एक पर्सन को इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो ये अमेरिकन अप्रोच भी यही बोलती है, वहाँ पे काम नहीं देखते, काम सभी को इक्वल काम समझा गया है, और सबका वेज रेट जो है एक जैसा सेटअप किया गया है। काम करोगे 1 घंटे के इतने पैसे मिलने हैं तो उतने ही मिल रहे हैं, मतलब उतने डॉलर मिल रहे हैं। हमारे यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है। तो अमेरिकन स्टाइल अप्रोच में बोला कि इंडिविजुअल को बेस्ट दिया जाता है, इंडिविजुअल जो रूल्स बनाते हैं, कि ये नहीं है कि मैनेजर जो रूल बना देगा वो सब लोग फॉलो करेंगे, इंडिविजुअल से भी पूछा जाएगा।
अगर इंडिविजुअल अपनी तरफ से कुछ बेटर करके दे रहे हैं तो प्लान को सभी में लागू कर देते हैं। तो बॉस से लेके सब में वो प्लान जो है वैनिश मीन सबको पता लग जाएगा, उस प्लान के अकॉर्डिंग काम किया जाएगा। इस तरह की मैनेजमेंट को हम बोलते हैं अमेरिकन स्टाइल मैनेजमेंट्स। हमारे इंडिया के लोग जैसे ज़्यादातर बाहर जा रहे हैं, कनाडा जाना है या कहीं और जाके स्टडी करनी है, इटली जाना है, वहाँ जाने का कारण क्या है? काम करने कोई नहीं, हम बोलते हैं स्टडी करने जा रहे हैं, स्टडी करने कोई नहीं जाता है। स्टडी में तो क्या है अभी। दूसरी हमारे पास है Japanese style of management. Japanese style of management stress more than the need of information flow from the bottom of the company to the top. Japanese style management ये बोलती है कि जो हमारी कंपनी में बॉटम लेवल पे लोग होंगे उनकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की जाएगी। वो जो इन्फॉर्मेशन हमें देंगे उसके अकॉर्डिंग ही हम टॉप में वो रूल्स बनाएंगे। वो ये सोचते हैं कि जो बंदे हमारे साथ काम कर रहे हैं, जापान बोलते हैं बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं, जैसे देशों में काफ़ी हथियार बनाते हैं, उनको ये लगता है कि जो लोग जुड़े हुए हैं ना वो अपने माइंड से काम कर रहे हैं। अगर हम उनके माइंड जो जो इन्फॉर्मेशन उनके पास है उनको हम यूज़ करके रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे तो उससे हमारी मैनेजमेंट जो बेटर हो सकती है। वहाँ के लोगों में जैसे कलाकार तो हमारे इंडिया में भी हैं लेकिन उनको महत्व नहीं मिलता। लोग घर घर बैठे भी कुछ ना कुछ बना लेते हैं, हमारे इंडिया में भी ऐसे बहुत लोग हैं, लेकिन उसको आगे कभी कोई फ़ायदा नहीं मिलता। लेकिन बाहर की कंट्रीज में क्या है, जापान में भी वो यही बोलते हैं कि जो जितने लोग कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं वो आगे आए, उनकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करो, उनको यूज़ करके हम आगे हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो वो मैनेजमेंट जापानीज की स्टाइल की होगी। फिर है हमारे पास इंडियन स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट। इंडिया में क्या है, हमारे पास हायरार्की सिस्टम चल रहा है, चाहे वो सोसाइटी बेस पे लगा लें चाहे बिजनेस बेस पे ले लें। टॉप मैनेजमेंट ने जो रूल बना दिया वो सबको फॉलो करने पड़ते हैं। यहाँ पे जो गवर्नमेंट रूल बना रही है सबको फॉलो करनी पड़ती है। गवर्नमेंट नहीं देखती भी आगे क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम सोसाइटी लेवल में देख लें, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं जो हमारे दादा परदादा कर रहे थे तो हमें वही काम करना है, हम चेंज नहीं करते। एग्रीकल्चर में बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पे में ऐसे ये बोलना भी मैंने सिर्फ चावल और कनक ही लगानी है, बहुत सारे अपने जैसे आसपास के एरिया में, इससे आगे बढ़ते ही नहीं है। वो बोलते हैं कि हमारे शुरू से ये काम चला आ रहा है, जबकि गवर्नमेंट बोलती है भी हम चावल लगाते हैं तो हमें ज़्यादातर पानी बहुत ज़्यादा कम डाउन होता चले जाने, इन चीज़ों को देखो। लेकिन हम फिर भी बोलते हैं नहीं अंदर तुम चलने दो भी, हमने तो यही काम करना है। तो ये प्रॉब्लम्स हमारी इंडियन मैनेजमेंट में भी है। तो हमारी इंडियन मैनेजमेंट का हम तो वैसे टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट में बोलेंगे तो टॉप मैनेजमेंट जो रूल बना रही है वो सबको फॉलो करने पड़ते हैं। यहाँ पे क्या है, एक सेंट्रलाइज सिस्टम में चलना पड़ता है। सेंट्रलाइज बोलेंगे मीन्स रूल ऊपर से बनेंगे या फिर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऊपर से रूल बनेंगे, सब लोग उसको फॉलो करते हैं। McKinsey 7S मॉडल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आता है। McKinsey एक पर्सन है, उसने 7S मीन 7 जगह पे S को दिखाया है। आपके उसको मॉडल को दिखाना है भी, इस मॉडल से कहता है मैनेजमेंट बेटर तरीके से हो सकती है। इन्होंने यही बोला है, फ्रेमवर्क इज मैनेजमेंट मॉडल फॉर विच डिस्क्राइब 7 फैक्टर्स शुड बी ऑर्गेनाइज्ड बाय कंपनी इन इफेक्टिव एंड होलिस्टिक वे। अगर कोई कंपनी कहता है इफेक्टिव और होलिस्टिक वे में काम करना चाहती है तो उसको ये 7S अपनी कंपनी में दिखाने होंगे और सबको उन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। अगर वो सभी चीज़ों को लेके चलते हैं तो कोई भी कंपनी कहता आगे जा सकती है, मीन्स अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकती है, अपने ऑब्जेक्टिव जो है इजीली बेस पे अचीव कर सकती है। और कहीं पे भी कोई प्रॉपर मोड ऑफ चेंज करना मीन हमें लगता है कि कोई चेंजेस आए हैं कंपनी में तो वो इजीली बेस पे उन चेंजेस को अडॉप्ट भी कर सकती है। ये मैकिन्से मॉडल बताता है। मैकिन्से मॉडल में सबसे पहले 7S में आता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के हमारी कंपनी का काम करने को तरीका भी बताती है। हमारी कंपनी में कहता स्ट्रक्चर होना चाहिए, जो गोल आपने सेटअप किए हैं उनको कैसे अचीव करना है। अगर वो स्ट्रक्चर होगा तो आप कहता ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हो। सेकंड है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी के लिए वो बोलते हैं भी हमें काम करने का तरीका भी पता होना चाहिए। कोई प्लान, स्ट्रेटजी हमने पहले ही पढ़ चुके हैं भी, स्ट्रेटजी का मतलब होता है भी कोई प्लान बनेगा, उसको प्लान को कैसे लागू करना है ना, तो स्ट्रेटजी होती है। तो काम करने के लिए आपकी कंपनी में स्ट्रेटजी होना भी जरूरी है। अगर स्ट्रेटजी नहीं होगी ना तो कोई कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाती। फिर है शेयर्ड वैल्यू। शेयर्ड वैल्यू का मतलब होता है कंपनी में कहता शेयर्ड वैल्यू होनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए आज हम कहाँ पे खड़े हैं और किस बेस पे खड़े हैं, और हमें पता होना चाहिए हम जो बिलीव कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। कई बार कंपनीज को अपनी परफॉर्मेंस के बारे में नहीं पता होता। कंपनी में बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी बैलेंस शीट बनाते हैं, उनको ये देखते हैं कि हमारी एक्चुअली में आज के टाइम में वैल्यू क्या है या मार्केट में वैल्यू क्या है। बहुत सारी कंपनीज तो डाउन ही हो जाती हैं, एक बार प्रोडक्ट लगाया स्टार्टिंग में आप गए उसके बाद दोबारा उठ नहीं पाती, उनका एक प्रोडक्ट पे नहीं रहता है। तो उनको अपनी शेयर्ड वैल्यू पता होना चाहिए, हमारी परफॉर्मेंस कैसी है, मार्केट में हमारी नॉलेज कैसी है, कौन कौन लोग हमें जानते हैं नहीं जानते, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर है सिस्टम। किसी भी कंपनी में कहता है सिस्टम होना जरूरी है, प्रोसीजर्स और रूटीन टाइम बेस ये सेटअप होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए आपका काम कितने बजे स्टार्ट होता है और कितने बजे खत्म होता है, प्रोसीजर किस बेस पे आप काम करवा रहे हैं,
कितना कितना टाइम में आपने पार्ट टाइम जो टाइम दिया है वो सेटअप करने, मीन्स कोई जो भी बंदा है कोई लगातार तो काम कर नहीं सकता, तो उस सिस्टम में टाइम, फ्री टाइम भी होना चाहिए उस बंदे को, बताना भी खाना खाने के लिए या चाय पियाने पीने के लिए इतना टाइम हो, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। फिर है कंपनी में स्टाफ। जब भी कहता है कंपनी की लाइफ के बारे में बात करेंगे तो उसमें स्टाफ होना भी जरूरी है। सभी लोगों को एक जैसा समझ के कंपनी में स्टाफ होने जरूरी है। अगर स्टाफ नहीं होगा तो कहता कंपनी में काम नहीं चल सकता। मीन्स कुछ ना कुछ हेड पर्सन होने चाहिए, मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स, ऑपरेटर्स या फिर लीडर्स होने जरूरी है। अगर कोई स्टाफ नहीं होंगे तो कोई कंपनी नहीं। जैसे हम देश में बात करते हैं, देश में जैसे गवर्नमेंट क्यों बनती है, गवर्नमेंट इसलिए बनती है, एक प्रधानमंत्री भी, राष्ट्रपति भी है, उसके बाद आगे मंत्री भी हैं, तो ये चीज़ें होनी चाहिए कंपनी में। अगर कहता ये नहीं होंगे या देश में होंगे तो ये चीज़ें, तो वो सिस्टम नहीं बन पाता कंपनी में काम करने का तरीका। अगर देश की बात करें तो देश में कैसे चलेगा, फिर तो हर कोई अपनी मर्जी से काम करेगा, किसी को फायदा होगा किसी को नुकसान होगा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। एक है स्टाइल। स्टाइल मतलब डिफाइन द वे मैनेजर बिहेव इन अचीविंग द गोल। एक क्लियर वे होना चाहिए कि मैनेजर किस दिशा में काम करेंगे, उसको स्टाइल बोलते हैं। स्टाइल का मतलब ये नहीं होगा कि आज मैं बढ़िया कपड़े पहन के आ गया मैं स्टाइल मारूंगा कंपनी में जाके, जो ऐनक लगा के आ गया भी आज कंपनी में स्टाइल मारेंगे। कंपनी में ऐसा कुछ नहीं होता। कंपनी में सबको इक्वल समझेगा। मैनेजर जो अपने वे को बताते हैं भी मैनेजर्स किस दिशा में काम करेंगे और कैसे अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे। फिर है स्किल्स। डिटरमाइंस द कैपेबिलिटी ऑफ डिफरेंट पर्सन एंड ऑर्गेनाइजेशन इज ए होल। अलग अलग पर्सन्स की कैपेबिलिटीज को देखा जाएगा, ये स्किल्स भी होने चाहिए। आप अनस्किल्स पर्सन्स को कंपनी में नहीं रख सकते। आप बोलोगे मैं सभी अनस्किल्स को लेके आ जाऊंगा, काम अचीव हो जाएगा, नहीं होगा। मैकिन्से पर्सन यही बोलता है कि आपकी कंपनी में स्किल्स होना भी जरूरी है, जिसके पास एक्सपीरियंस हो और काम करने की उसको नॉलेज हो। अगर ये चीजें होंगी तो कंपनी में कहता ऑब्जेक्टिव इजीली बेस पे कंप्लीट हो सकते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया, अभी अपने आप को मैनेज करना। हम जब अपने आप को मैनेज काम करके चलते हैं, जैसे हमने खुद ही मैंने मैनेजमेंट की हुई है, भी मुझे 1 घंटे में टॉपिक तो खत्म करवाना है, करवाना है, वो क्या होगी, सेल्फ मैनेजमेंट। हर एक पर्सन जो कंपनी में जब आएगा वो सेल्फ मैनेजमेंट होनी जरूरी है। इन एग्जांपल दिए हुए accumulation of knowledge about the self such as belief regarding personality traits, physical characteristics, abilities, values, goals and goals। मेरे अपने को नॉलेज, अपने आप की नॉलेज लेनी, मेरी लाइफ में मैंने क्या सोचा हुआ है, मेरे क्या विशेषताएं हैं, मैं किन चीज पॉइंट्स में थोड़ा लूज हूँ, मेरे को जिन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है, जहाँ मैं किस अपनी लाइफ में क्या ऑब्जेक्टिव लेके चला हुआ हूँ, वो सारी चीज़ें क्या होगी, सेल्फ मैनेजमेंट। जब हमें अपने बारे में प्रॉपर नॉलेज होती है ना, तब हम किसी और को गेस कर पाते हैं। क्यों हर एक पर्सन बोलते हैं कि आप पहले अपने आप को देखिए फिर दूसरों को देखिए, इसीलिए बोला जाता है ना कि पहले अपने आप की तो नॉलेज प्रॉपर होनी चाहिए। अगर आप खुद को मैनेज कर पा रहे हो तो तब भी दूसरों को मैनेज कर पाओगे। अगर हमें अपने बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी तो दूसरों को मैनेज नहीं किया जा सकता। अगर बात करके चले ना, डेवलपमेंट प्रोसेस इज द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ चिल्ड्रन एमरजेंसी कॉन्सेप्ट स्किल्स देयर सोशल रिलेशनशिप विद द बेस्ट फैमिली एंड पीयर्स। सेल्फ मैनेजमेंट जो है कहता स्टार्टिंग प्रोसेस से स्टार्ट हो जाती है। आपके फैमिली जैसे आप चिल्ड्रन होते हैं, एमर्जिंग प्रोसेस वहीं से स्टार्ट होती है। जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद जब बड़ा होना स्टार्ट होता है तो स्किल्स मैनेजमेंट होनी वहीं से स्टार्ट हो जाती है। फिर अपने साथ में फैमिली मेम्बर्स या फिर आपके जो रिश्तेदार हैं या फिर फैमिली के साथ जो लोग जुड़े होते हैं, जैसे हमारे सोशल मीन्स आसपास नेबर्स वगैरह होगी, तो उनसे हम सब कुछ सीख के आते हैं, तो वहीं से मैनेजमेंट करना हम सीख जाते हैं। हायरार्की ऑफ सेल्फ स्टेप। सेल्फ स्टेप के कहता कौन कौन से स्टेप्स हैं जहाँ पे जाके आपको मैनेजमेंट करना सीखते हो। सबसे पहला है प्राइमरी और फर्स्ट सेल्फ स्टेप। इट इज शेप्ड बाय द सोशल एक्सपीरियंस पर्सन्स व्हिच इज इन्फॉर्म्ड ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स। जब आपने अर्ली ईयर्स मीन जो पहले साल्स होते हैं, जब आपने घर में से रहने देने के तरीके, खाने पीने के तरीके, जब बातचीत का तरीका, वहीं से आप क्या मैनेजमेंट सीख जाते हो। कोई भी मैंने एग्जांपल जैसे स्टार्टिंग में दी थी, बच्चा पैदा होता है भी अलग अलग एरिया में, वो वहीं की लैंग्वेज सीखते हैं। जो वो अंग्रेजी सीख जाते हैं। हमें तो इंग्लिश सीखने की कोर्स करना पड़ता है, वो नहीं सीखते हैं, उनके लिए कोर्स करनी पड़ती। वो आपके अर्ली स्टेजेस में जैसे कोई बातचीत घर में चल रही होती है, वही चीजें हमारे सीख जाते हैं, तो मैनेजमेंट वहीं से ही सेटअप हो जाती है। Secondary concept, just about the time child becomes mature enough to evaluate himself in relation to the others at the age of 5 to 6 years। जब बच्चा कहता अपने आप को सेटअप इतना कैपेबल हो जाता है कि जैसे 5-6 साल की उम्र में जो भी बच्चा आता है उसको अपने लिए राइट और रॉन्ग के बारे में पता लग जाता है, मेरे लिए क्या राइट है और कोई रॉन्ग है। फिर उसका सेकंड स्टेप आ जाता है, फिर उसको लोगों के लिए पता लगता है क्या लोग किसके लिए क्या फायदे बोल रहे हैं या कोई गलत बोल रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को कुछ बोल लो, आज को बोलो, उनको नहीं कुछ पता होता। जब वो मैच्योर हो जाता है, थोड़े से 5-6 साल की उम्र ऐसी होती है कि बच्चे को अपने लिए क्या फायदा है क्या नुकसान है वो पता लगना स्टार्ट होता है, तो ये सेकंड स्टेप है कहता वहाँ पे आप मैनेजमेंट करना खुद सीख जाते हो। हमें फिर धीरे धीरे जैसे बड़े होते चले जाएंगे हमें पता होता है कौन मेरे लिए राइट है कौन मेरे लिए रॉन्ग है। फिर है पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट,
जो डेवलपमेंट होती है कहता है ये कुछ पॉइंट्स दिए हैं उन्होंने नीचे, फेयरली प्रेडिक्टेबल होते हैं जिसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। पहला पॉइंट दिखा उन्होंने फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल सेल्फ कॉन्सेप्ट। फिजिकल का मतलब क्या होता है, जब हम अपनी एबिलिटीज, डिसएबिलिटीज, उसके बाद नीड्स और प्रेजेंट के बारे में पता होता है। ये हमारे पास फिजिकल और साइकोलॉजी, हमारे दिमाग के बारे में पता होता है। मुझे पता है भी मेरे बॉडी ऐसी है कि मैं दिन में सुबह उठ के 2 घंटे रनिंग कर सकता हूँ। जब डिसेबिलिटी में मैं बोलूंगा यार नहीं मैं तो सुबह उठ ही नहीं सकता हूँ, कई बार ऐसा होता है ना, मुझे तो अलार्म चाहिए उठने के लिए, तो मेरे लिए क्या डिसेबिलिटीज होगी, जब मेरी बॉडी ऐसी सेटअप हुई है। फिर हम ये सोचते हैं कि उसमें हम मेरी नीड्स क्या हैं, किन किन जगह पे मुझे फायदा हो सकता है, किन किन चीज़ों पे नुकसान हो सकता है। ये साइकोलॉजी और फिजिकल नीड्स के हम बतौल सकते हैं। उसके बाद सोशल सेल्फ कॉन्सेप्ट। सोशल सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब होता है हम जब अपनी इमेज डेवलप करते हैं, वो हमारी फैमिली, हमने हाउस में या हमारी फैमिली में बोल सकते हैं, या फिर हमारे रिलेशनशिप। सबसे भी एग्जांपल इन द चाइल्ड रिलेशनशिप विद द मदर इज द फर्स्ट सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप इन द लाइफ। बच्चे का अपनी माँ के साथ जो पहला मिरर इमेज बनता है वो सबसे बड़ा रिलेशनशिप होता है, क्योंकि बच्चा वहीं से सारा कुछ सीख के आता है, तो उनको सब कुछ पता होता है कि हमें आगे अपनी लाइफ में। फिर ट्रीटमेंट टुवार्ड्स, जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे हम सीखते चले जाते हैं। बेसिक सेल्फ कंसेप्ट हमें कहता क्या, बेसिक सेल्फ कंसेप्ट में सबसे पहले आ रहा है ही मस्ट बिकम साइकोलॉजिकल डिपेंडेंट। हर एक बंदा जो अपने दिमाग तौर से इंडिपेंडेंट हो जाता है, क्योंकि उसको पता होता है कि फायदा नुकसान क्या है। ही मस्ट मेक यूज ऑफ एबिलिटी थिंक एंड मेक डिसीजन फॉर हिमसेल्फ। अपने पास कहता एबिलिटीज आ जाते हैं भी, अपने लिए सोचना हम स्टार्ट कर देते हैं। हम भी अपने लिए सोचते हैं ना, जब सुबह उठेंगे मुझे तो सुबह इतना कुछ खाना है तभी मैं चलूंगा, या फिर किस पर्सन के साथ आज मुझे घूमने जाना है तो मैं फायदा मेरे को वहां से हो सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे चलते हैं क्योंकि हम सुबह उठ के अपने डिसीजन बनाते हैं ना, कोई प्लानिंग के बिना तो सारा दिन होता नहीं। सुबह उठे भी चलो भी बताइए इतना काम करना, उसके बाद कोई काम ही नहीं है, लेकिन डेली बेस पे हमारे रूटीन वैसे ही सेटअप हो जाते हैं। मस्ट बी ब्रॉड सोशल कॉन्टेक्ट्स ऑल काइंड ऑफ पीपल सो he can himself as the individual descent from the group with which have been closely identified। फिर हम कहते हैं ये भी डिसाइड करना सीख जाते हैं भी हमें ग्रुप में फायदा है या इंडिविजुअली फायदा है। कुछ लोग भी बोलते हैं भी इंडिविजुअल ग्रुप में जाऊंगा तो उसमें अपने आपको दिखा सकूंगा तो उसमें मेरे को बेहतर फायदा हो सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे में चलते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमने उस दिन पीछे ली थी, पासवान की ली थी, जिस बंदे की डेथ हुई, मुझे डीएसपी बनना है, डीएसपी नहीं बनना लेकिन पॉलिटिशियन बन गया। लाइफ में गोल तो सेटअप था, उसको पता था मैं ग्रुप में जाके बेटर हो सकता हूँ, तो वो ग्रुप में उसने अपनी एक्टिविटी को दिखाया। जब डीएसपी नहीं बना तो ग्रुप में जाके उसने अपने को पॉलिटिशियन बन गया, तो ग्रुप में आगे निकल के आ गया वो। आइडियल सेल्फ कॉन्सेप्ट। आइडियल सेल्फ अराउंड द एज ऑफ 3 years रीच इज पीक फॉर्म बिटवीन टू 4 to 5 years। आइडियल सेल्फ कॉन्सेप्ट जो हमारी सोचने की शक्ति होती है वो तीसरे साल से स्टार्ट हो जाती है। जब ये पीक पे आती है तो चौथे और 5वें साल में फिर हमें क्लियर पता लगने जाता है भी हमारे लिए बेटर और रॉन्ग क्या है। ठीक है, तीसरे साल में बच्चे तो बोलने भी लग जाते हैं, चलने फिरने भी लग जाते हैं, उनको पता होता है भी हाँ हंसना खेलना सब कुछ उन्हें पता लग जाता है। चौथे 5वें साल में उनको राइट और रॉन्ग पीक में आ जाते हैं, मीन्स ऊंचाई पे आ जाते हैं। फिर वो अपने लिए भी देखना स्टार्ट कर देते हैं मुझे क्या टाइम पे खाना है क्या टाइम नहीं। तो छोटी उम्र में तो क्या है बच्चों को जबरदस्ती खिलाना पड़ता है। जब वो चौथे 5वें साल में आते हैं उनको सब कुछ पता होता है, सुबह ये खाना है, दोपहर में ये खाना है, दिन रात में वो खाना है, दिन पढ़ना है या सोना है, सब कुछ क्लियर होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये थी आपके पास सेल्फ मैनेजमेंट।